अच्छा, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गॉसेस लॉ को हम यूज करते हैं डिफरेंट चीजों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है हमारे पास फील्ड या फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड चार्ज्ड बॉडी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो मैंने लफ्ज बॉडी का यूज किया है या ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। और किताब में यहीं पे स्फेयर का लफ्ज यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर जान के ये चीज इसलिए लिखी है कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ स्फेयर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चार्ज 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। टॉपिक किस तरह से है कि हमें दिया गया होता है कि एक चार्ज्ड स्फेयर है आपके पास। मैं कहता हूं मेरे पास एक स्फेयर है जिसको मैंने बाहर से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है और उसके अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाता है कि इस स्फेयर में से, इस मेटल के स्फेयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर आपके पास चार्ज जीरो है, तो इसका जितना भी फ्लक्स होगा वो बाहर निकलेगा इन चार्जेस की वजह से। इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ कि जो इसके थ्रू चार्ज सेंड करेगा। इतना सा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि चार्ज जीरो है तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी और इसके अक्रॉस फ्लक्स भी जीरो होगा। और ये बात सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक चार्ज्ड हॉलो क्यूब पड़ा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और मैं आपको कह दूं कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसका भी वही आंसर होगा कि इसमें से भी फ्लक्स जीरो पास होगा, इसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज हॉलो 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड आती है कि थंडरस्टॉर्म में गाड़ी में बैठना क्यों सेफ है, ठीक है। आपको गाड़ी में क्यों रहना चाहिए अगर बिजली गिर रही है। उसका ये रीजन है कि जब थंडरस्टॉर्म पड़ेगी तो गाड़ी जो है वो बाहर से चार्ज हो जाएगी और उसके अंदर फील्ड और फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो अंदर वाले बंदे क्या रहेंगे, अनहार्म रहेंगे। तो कार का जो आउटसाइड है वो चार्ज हो जाता है और इनसाइड जो है वो बंदा सेफ रहता है। इसी तरह ये कहा जाता है कि कंप्यूटर या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बॉडी मेटल की क्यों बनाई जाती है। उसका भी ये रीजन है कि वो मेटल बाहर से हम चार्ज कर देते हैं। जब हम बाहर से चार्ज कर देंगे तो आउटसाइड से आने वाली कोई भी फील्ड, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पीसी है, ये मेरा पीसी है और ये मैंने बाहर से चार्ज किया हुआ है। तो अब अगर मैं इसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा, ठीक है, इसके पास मैं कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा तो उसका फ्लक्स अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फ्लक्स इनसाइड अ चार्ज बॉडी इज जीरो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि तमाम मेटल्स को, मेटल को चार्ज रखते हैं ताकि अंदर कोई फ्लक्स ना जा सके, अंदर के कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकली सेफ रहें, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की। अब मैं आपको यहां से ही थोड़ा सा एक और चीज पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उसमें यूजली कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। एक ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बॉडी को मैंने बाहर से चार्ज किया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये दिया जाता है आपको कि एक और बॉडी है, एक और स्फेयर है जिसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों केसेस में फर्क लाजमी आप लोगों ने समझना है। इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा, ये पहले वाले सिनेरियो में वो जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जबकि इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे इसका चार्ज का फ्लक्स बाहर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों में आपने लाजमी फर्क करना है।
इसी तरह इस सवाल से रिलेटेड आपसे एक और चीज पूछी जाती है, और वो ये पूछी जाती है कभी कभी कि अगर ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक स्फेयर बनाया हुआ है, तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि इसके इनसाइड चार्ज क्या होगा इस सरफेस के, और इसी सरफेस के आउटसाइड क्या चार्ज होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखें, मैं कहता हूं लेट्स से कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस सरफेस के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो इनसाइड इसके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इनसाइड अगर नेगेटिव चार्जेस आ गए तो आउटसाइड फिर पॉजिटिव चार्जेस पुश हो गए, तो इसके आउटसाइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, कि ये चार्जेस इंड्यूस किए गए हैं अंदर के चार्जेस की वजह से। अगर ये चार्ज लेट से 2 कूलम का है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस मिलके कितना बनाएंगे, 2 कूलम बनाएंगे। और इसी तरह फिर ये बाहर सारे के सारे चार्जेस मिलके कितना बनाएंगे, 2 कूलम बनाएंगे। तो जितना अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, वो सरफेस के इन साइड पे उतना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और वो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को पुश करेंगे और पॉजिटिव बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर भी उतना ही चार्ज होगा जितना ओरिजिनल चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। तो काइंडली देख लीजिएगा कि आपको चार्ज सरफेस के बारे में कहा गया है या सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा है उसके बारे में कहा गया है। मूविंग ऑन, अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट वही है कि एक शीट हम ले लेते हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिटेड हैं, और इस शीट की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। अब क्यों इनफाइनाइट है वो हम बाद में देख लेंगे। और इस शीट की वजह से बाहर फ्लक्स जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। हमने बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अच्छा, अगेन आपको मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि हम ऐसे फाइंड ही नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूं जो कि इसके थ्रू पास हो रही है, और मैं सिलेंडर की सारी साइड्स में से फ्लक्स फाइंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। वो किस तरह निकालते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करने। हमें जैसे ये पता होना चाहिए कि शीट की लेंथ हम इनफाइनाइट क्यों लेते हैं, और सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि शीट के लिए हम गॉसियन सरफेस किस शेप की यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनफाइनाइट लेंथ लेने का क्या मकसद है ये देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं ताकि हम फ्रिंजिंग इफेक्ट को अवॉइड कर सकें। अच्छा जी, अब फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अगर मैं लेट से 4 पॉजिटिव चार्जेस ले लूं, तो ये वाला जो चार्ज है इसको ऊपर और नीचे से बराबर की रिपल्जन मिल रही है। तो क्योंकि इसे बराबर की रिपल्जन मिल रही है, तो इसकी लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जाएगी। इसी तरह ये जो चार्ज है इसको ऊपर और नीचे से बराबर की रिपल्जन मिल रही है, तो इसकी जो लाइन है वो भी हमारे पास स्ट्रेट जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाले चार्ज को देखें तो इससे सिर्फ ऊपर से रिपल्जन मिल रही है, तो इसकी लाइन क्या करेगी, नीचे की तरफ बेंड करेगी, और इसी तरह इसकी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ बेंड करेगी। तो ये कॉर्नर्स पे जो आपके पास स्प्रेड ऑफ फील्ड है इसको कहते हैं फ्रिंजिंग। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कह देते हैं कि हमारी लेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि उसका ना कोई अपर कॉर्नर है ना कोई उसका लोअर कॉर्नर है। अच्छा, अब जब हम इक्वेशन यूज करते हैं, सारा एक लंबा सा प्रूफ करते हैं, तो हमें एंड में पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस सिलेंडर इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, और
सिग्मा जो है ना, ये सिग्मा ये होता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? चार्ज डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है Q/A के, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। और जब ये मैं इस इक्वेशन में डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सेकंड इक्वेशन आती है मेरे पास, वो आती है Q/2A E0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है या प्रोड्यूस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है, वो या ये ऊपर वाली इक्वेशन है या ये नीचे वाली इक्वेशन है। अब इससे जो है मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूं, ये जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इससे हमें मिलती है स्टूडेंट्स, वो हमें ये मिलती है कि हम E का Q के साथ रिलेशन निकालते हैं कि अगर मैं चार्ज को 2 टाइम्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 2 टाइम्स होगी, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बाकी सब चीजें कांस्टेंट रख के एरिया को डबल करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हाफ होगी, क्योंकि इसका और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। तीसरा रिलेशन है मेरे पास फ्लक्स चार्ज डेंसिटी का। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी को 2 टाइम्स करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास डबल होगी। और फाइनली मीडियम से रिलेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Q/2A E0 यानी कि अगर मैं मीडियम लाता हूं तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। हमने पिछले भी सारे टॉपिक्स में पढ़ा है। तो ER के साथ इसका क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर मैं कोई भी डाई इलेक्ट्रिक लाता हूं तो डाई इलेक्ट्रिक के लाने से ER की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इस दो इक्वेशन से। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसके जरा कुछ सवाल करते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो आ जाता है कि मैं आइडेंटिकल शीट को ऐड करता हूं और मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स होगी। सवाल क्या है? सवाल इस तरह से है कि मेरे पास एक शीट है चार्जेस की और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मैं अब क्या करता हूं कि इसके साथ ऐसी ही एक और शीट लगा देता हूं, यानी कि ये एक शीट थी, अब मैं इसके साथ सिमिलरली एक और शीट लगा देता हूं। ठीक है, तो आइडेंटिकल शीट हमने क्या की है? ऐड की है। और मैं पूछता हूं कि अब इसकी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये आपका पहला सवाल है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी सेम रहेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि देखिए, जब आपने आइडेंटिकल शीट ऐड की तो आपने चार्ज को कितने टाइम्स किया? 2 टाइम्स किया। लेकिन आपने एरिया को भी कितना कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास Q/2A E0, तो जब आपने न्यूमिनेटर को भी 2 कर दिया, आपने डिनोमिनेटर को भी 2 कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपके पास था कि आइडेंटिकल शीट ऐड करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेम रहेगी। दूसरा सवाल, मैं कहता हूं कि मैंने इस शीट को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके इसका एरिया जो है वो मैंने 2 टाइम्स कर दिया। अब क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें सवाल क्या है। अब सवाल यह है कि यही शीट है, इसको मैंने स्ट्रेच करके इसका एरिया डबल कर दिया, यानी कि मैंने इसको इस तरह करके खींचा कि इसका एरिया डबल हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी। रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि चार्ज तो उतना ही रहा, क्योंकि मैंने ना चार्ज ऐड किया ना मैंने चार्ज रिमूव किया, लेकिन एरिया को मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। जब एरिया को मैंने 2 टाइम्स किया तो E जो है वो इक्वल होगा Q/2। अब एरिया क्योंकि हमने 2 टाइम्स कर दिया तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2A E0।
और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि न्यू ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओल्ड ई। तो सिंपल कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रेच करूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा सवाल इसका ये है स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं कि बाय कीपिंग द एरिया सेम मैं 4 टाइम्स चार्ज को डिपॉजिट करता हूं। तो अब क्या होगा, अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स के शीट वही की वही है, ना उसके मैंने डायमेंशन चेंज किया ना कुछ किए, मैंने सिर्फ चार्ज को क्या किया, 4 टाइम्स कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो वो है Q/2A E0, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं चार्ज को 4 टाइम्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 4 टाइम्स ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब अगला सवाल स्टूडेंट्स आपको मैं इसी से समझा देता हूं। देखिए ये सवाल जरूरी नहीं है कि ये इस तरह है कि मैं स्ट्रेच करके एरिया को 2 टाइम्स कर रहा हूं। ऐसा भी तो आ सकता है कि मैं उसे कंप्रेस करके उसका एरिया हाफ कर रहा हूं। तो जब हाफ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो ये जो है जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको 2 टाइम्स लिखवा रहा हूं तो 2 टाइम्स ही आएगा। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि चार्ज ज्यादा करने से क्या होता है, एरिया ज्यादा करने से क्या होता है, एंड सो ऑन। अगला सवाल मैं आप लोगों से ये करता हूं कि इस शीट के सामने मैं एक डाई इलेक्ट्रिक रखता हूं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 2 के इक्वल है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। देखिए अब मीडियम की बात आ गई, तो मीडियम वाली जो ई की इक्वेशन है वो क्या है, Q/2A E0 ER। उसने हमें कहा है कि ER 2 के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हाफ ऑफ ओरिजिनल ई के, क्योंकि ER की वैल्यू क्या है, 2E है। तो इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शीट ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। आगे जाते हैं, अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। अब जो आखिरी एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, और वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अच्छा, इसको भी जो है हम स्टूडेंट्स इसी तरह आगे लेके जाएंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक जो है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, एक हमारी नेगेटिव प्लेट है। तो ये आ गई हमारे पास हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये आ गई जी हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और इसके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि हमने इसकी इनफाइनाइट लेंथ लेनी है। क्यों लेनी है इसकी इनफाइनाइट लेंथ, ताकि हमारे पास फ्रिंजिंग इफेक्ट ना आए। और मैं अब ये फाइंड करना चाहता हूं कि इस प्लेट की वजह से कितनी फील्ड बन रही है। तो हमें अगेन क्या चाहिए, एक 3D गॉसियन सरफेस चाहिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। तो इसकी 3D गॉसियन सरफेस जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक क्यूब या एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है, ऐसे करके। क्योंकि मैंने इस सरफेस पे फाइंड करना होता है, ये वाली जो सरफेस है, तो मैं इस पे गॉसियन सरफेस का रूल अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं। तो सिंपली क्या कि अगर मेरे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो उसके लिए मैं गॉसियन सरफेस क्या यूज करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, एक क्यूब या एक क्यूबॉइड शेप यूज करूंगा। उसकी लोअर सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स फाइंड करूंगा। तो इस तरह से मैं फाइंड कर लूंगा कि दो प्लेट्स के बीच में फील्ड कितनी है। जब मैं सारी डेरिवेशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो एंड में जो मेरे पास इक्वेशन आती है वो क्या आती है, वो ये आती है स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या Q/A/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल होता है Q/A के। और अगर मैं मीडियम ले आऊं
तो मीडियम के लाने से ये इक्वेशन चेंज होके हो जाती है Q बाय ए ई नॉट ई आर। ठीक है, तो ये है मेरे पास इक्वेशन। अगेन अगर मैं इसके रिलेशंस निकालना चाहूं तो इसके भी वही 4 रिलेशंस मैं निकाल सकता हूं। सबसे पहले इसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा E का विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो चार्ज और E का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं चार्ज को 2 टाइम्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। दूसरा जो रिलेशन है मेरा इसका वो एरिया के साथ है कि अगर मैं एरिया को 2 टाइम्स करूंगा या एरिया को लेट से 4 टाइम्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास 1/4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। फिर अगर मैं उसका चार्ज डेंसिटी के साथ देखना चाहूँ तो चार्ज डेंसिटी को 2 टाइम्स करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स होगी। और फाइनली अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस करूंगा तो मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से ई आर की वैल्यू बढ़ेगी, जिस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का। अब जिस तरह हमने पिछले टॉपिक के कुछ सवाल किए थे, इसके भी उसी तरह के कुछ सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला सवाल आपके पास जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि मैं आइडेंटिकल प्लेट्स ऐड कर देता हूं। कैसे आइडेंटिकल प्लेट्स ऐड की जाती हैं? उसी तरह कि मैं कहता हूं पहले मेरे पास प्लेट्स इतनी थी और फील्ड ऐसे करके जा रही थी, अब मैं इसी के साथ इतनी ही बड़ी प्लेट्स ऐड कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर अगेन वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ई पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन इसका वही है कि मैं चार्ज को भी 2 टाइम्स कर रहा हूं, मैं एरिया को भी 2 टाइम्स कर रहा हूं, तो चार्ज डेंसिटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वजह से ई भी जो है वो हमारा सेम रहेगा। सेकंड सवाल, मैं प्लेट्स को स्ट्रेच करके, इस बार हम कर लेते हैं कि मैं प्लेट्स को कंप्रेस करके उनका एरिया जो है वो हाफ कर देता हूं। तो फिर क्या होगा, मतलब कि मैंने चार्ज उतना ही रखा लेकिन मैंने प्लेट्स को कंप्रेस करके क्या किया, उसका एरिया हाफ कर दिया। तो अब जो है वो चार्ज हमारे पास सेम रहा, एरिया जो है वो हाफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया के हाफ होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी। और फाइनली, बल्कि सेकंड लास्ट अगर मैं देखूं चार्ज की बात, तो चार्ज को अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं विदाउट चेंजिंग द एरिया, एरिया को मैंने चेंज नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने सिर्फ चार्ज को डबल किया तो चार्ज को डबल करने से ई और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर चार्ज आपके पास 2 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। फाइनली अगर मैं कहूं कि मैं एक मेटल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं बिटवीन प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? हमें यह पता है स्टूडेंट्स कि मेटल का ई आर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स। समथिंग ओवर इंफिनिटी इज 0, तो मेटल के लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि किसी भी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंसुलेटर को लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे रिलेशन है आपके पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, यहां पर हमारा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन एंड होती है। अब इंशाल्लाह हम पोटेंशियल की तरफ चलते हैं।